हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी एक्सप्लेनर में। आज हम 20th सेंचुरी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट W.B. येट्स की एक बेहद पर्सनल कविता अ प्रेयर फॉर माय डॉटर को आसान भाषा में समझने वाले हैं। ये कविता सिर्फ एक पिता की अपनी बेटी के लिए दुआ नहीं है, इसमें तो एक पूरे युग की चिंताएं और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद भी छुपी है। तो चलिए सीधे डाइव करते हैं इस खूबसूरत कविता की दुनिया में। तो देखिए, कविता शुरू होती है इन लाइन से। जरा इमेजिन कीजिए, बाहर एक जोरदार तूफान है, हवाएं गरज रही हैं और इन सब के बीच एक पालने में एक चादर के नीचे एक छोटी सी बच्ची आराम से सो रही है। येट्स ने यहाँ पर पहली ही 2 लाइंस में क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट सेट किया है। बाहर की दुनिया में केओस है और पालने के अंदर मासूमियत और सुकून, और यही कॉन्ट्रास्ट असल में पूरी कविता का फाउंडेशन है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट के लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर ये कविता लिखी किसने है। विलियम बटलर येट्स एक आयरिश पोएट थे और 20th सेंचुरी लिटरेचर के सबसे इंपॉर्टेंट फिगर्स माने जाते हैं। उन्हें 1923 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। अब देखिए, उनका आयरिश होना और उस टाइम के आयरलैंड के जो पॉलिटिकल हालात थे ना, जहां हर तरफ हिंसा थी, अनसर्टेनिटी थी, ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कविता में जो तूफान है उसको समझने के लिए ये कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल क्रूशल। ओके, तो आज इस पूरे एनालिसिस में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे द पोएट एंड द स्टॉर्म, फिर आगे बढ़ेंगे द डेंजर्स ऑफ ग्रेट ब्यूटी पर। इसके बाद हम बात करेंगे अ प्रेयर फॉर इनर ग्रेस, और फिर द पॉइजन ऑफ अ बिटर माइंड, और फाइनली हम समझेंगे फाइंडिंग पीस इन ट्रेडिशन और देखेंगे कि इस पोएम की एंड्योरिंग विजडम क्या। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द पोएट एंड द स्टॉर्म। यहाँ हम ये समझेंगे कि ये जो तूफान है ना, ये सिर्फ बाहर का मौसम नहीं है, ये तूफान तो कवि के मन के अंदर भी चल रहा है। येट्स यहाँ कहते हैं कि ये हवा अटलांटिक ओशन से आ रही है और इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि छत्तें और घास के ढेर तक उड़ा ले जा रही है। और इस पूरे माहौल में वो 1 घंटे से अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्यों? क्योंकि जैसा वो खुद कहते हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम दैट इज इन माई माइंड। उनके मन में एक अजीब सी, एक गहरी उदासी छाई हुई है। तो आप समझे, ये तूफान सिर्फ बाहर नहीं है, ये एक मेटाफर है, एक सिंबल है कवि के मन की बेचैनी का और उस दौर की दुनिया में जो हिंसा का माहौल था उस। और यहाँ पर जरा इमेजरी पर गौर कीजिए, ये कितनी वायलेंट हो जाती है। हवा अब सिर्फ हाउल नहीं कर रही, अब वो स्क्रीम कर रही है, यानी चीख रही है। येट्स इमेजिन कर रहे हैं कि आने वाले साल एक फ्रेंजी ड्रम, एकदम पागलों वाले ड्रम बीट्स पर नाचते हुए आ रहे हैं। और वो कहाँ से आ रहे हैं? आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी। समुद्र जो ऊपर से कितना शांत और मासूम लगता है, पर अपने अंदर विनाश की ताकत रखता है। येट्स के लिए आने वाला फ्यूचर भी बिल्कुल वैसा ही है, अनप्रेडिक्टेबल और काफी खतरनाक। चलिए अब कविता के अगले पार्ट पर चलते हैं, और ये वो पार्ट है जो आई एम श्योर आपको काफी हैरान कर देगा, द डेंजर्स ऑफ ग्रेट ब्यूटी। यहाँ एक पिता अपनी बेटी के लिए कुछ ऐसा मांग रहा है जो आमतौर पर कोई नहीं मांगता, बिल्कुल अनकन्वेंशनल। देखिए, यूजुअली क्या होता है, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा खूबसूरत हो, है ना? लेकिन येट्स यहाँ प्रे कर रहे हैं कि उनकी बेटी सुंदर तो हो, पर ब्यूटीफुल ओवर मच ना हो। मतलब इतनी भी ज्यादा सुंदर ना हो कि किसी अजनबी की नज़र उस पर ठहर जाए या वो खुद ही शीशे में खुद को देखती रह जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि येट्स को इस बात का डर है कि ऐसी खूबसूरती इंसान को घमंडी बना देती है। वो अपनी नेचुरल काइंडनेस खो देते हैं और शायद इस चक्कर में कभी एक सच्चा दोस्त या लाइफ पार्टनर भी ना ढूंढ पाए। अपनी इस पॉइंट को प्रूफ करने के लिए येट्स मिथोलॉजी से 2 कमाल के एग्जाम्पल्स देते हैं। पहला, हेलेन ऑफ ट्रॉय, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मानी जाती थी, जिसकी वजह से ट्रोजन वॉर हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसे अपनी लाइफ फ्लैट एंड डल, यानी एकदम बोरिंग लगती थी। और दूसरा एग्जाम्पल है वीनस का, जो खुद ब्यूटी की गॉडेस थी, लेकिन शादी के लिए उसने किसे चुना? एक बैंडी लेगेड स्मिथ को, यानी एक लंगड़े लोहार को। तो इन एग्जाम्पल से येट्स बस ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ खूबसूरती आपको खुशी या समझदारी दे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। तो ठीक है, अगर येट्स अपनी बेटी के लिए हद से ज्यादा खूबसूरती नहीं चाहते, तो फिर वो आखिर चाहते क्या हैं? चलिए ये देखते हैं अपने तीसरे सेक्शन में, अ प्रेयर फॉर इनर ग्रेस। येट्स सबसे पहले चाहते हैं कि उनकी बेटी में कर्टसी हो। और देखिए, यहाँ कर्टसी का मतलब सिर्फ गुड मैनर्स, जैसे प्लीज या थैंक यू बोलना नहीं है। येट्स के लिए इसका मतलब कुछ ज्यादा गहरा है, एक अंदरूनी शालीनता, एक ऐसी ग्रेस जो अंदर से आती है। वो कहते हैं कि दिल गिफ्ट में नहीं मिलते, उन्हें अर्न करना पड़ता है, और ये वही लोग हासिल कर पाते हैं जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के घमंड में नहीं जीते। ओके, ये जो स्टैंजा है, ये शायद इस पूरी पोएम का सबसे खूबसूरत हिस्सा है।
यहाँ येट्स 2 बेहतरीन मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी एक फ्लरिशिंग हिडन ट्री की तरह हो, मतलब एक ऐसा पेड़ जो खूब फल फूल रहा है लेकिन छिपा हुआ है, सबकी नज़रों से दूर, जो स्टेबिलिटी और डेप्थ का सिंबल है। और उसके विचार लिनेट की तरह हों, जो कि एक छोटी सी गाने वाली बर्ड होती है, जिसके गीत में सिर्फ खुशी और जेनरोसिटी है। बेसिकली वो चाहते हैं कि उनकी बेटी एक लॉरल के पेड़ की तरह अपनी रूट से, अपनी ज़मीन से जुड़ी रहे, एक परमानेंट और प्यारी जगह पर। अब यहाँ से कविता एक बहुत ही सीरियस टॉपिक की तरफ टर्न लेती है। येट्स के लिए जो असली तूफान है ना, वो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि इंसान के मन के अंदर होता है, और उस तूफान का नाम है हेट्रेड, यानी नफरत। ये स्टैंजा काफी पर्सनल है। यहाँ येट्स अपने बारे में बात कर रहे हैं। वो मानते हैं कि उनका खुद का दिमाग हाल ही में काफी सूख सा गया है, शायद डिसअपॉइंटमेंट से। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक है टू बी चोक्ड विथ हेट, यानी नफरत में डूब जाना। और फिर देखिए वो वापस उसी लिनेट वाले मेटाफर पर आते हैं। वो कहते हैं कि अगर मन में नफरत ना हो तो हवा का कोई भी झोंका, कोई भी बाहरी तूफान उस चिड़िया को उसकी टहनी से अलग नहीं कर सकता। मतलब आपकी जो इनर पीस है वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। येट्स के हिसाब से सबसे खतरनाक नफरत होती है इंटेलेक्चुअल हेट्रेड, यानी ऐसी नफरत जो आइडियोलॉजीज और ओपिनियन से जन्म लेती है। और इसीलिए वो प्रे करते हैं कि उनकी बेटी हर तरह के ओपिनियंस को एक कर्स माने, एक अभिशाप समझे। यहाँ वो मॉड गॉन की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो एक एक्टिविस्ट थी और जिनसे येट्स प्यार करते थे। उनके हिसाब से मॉड ने अपना हॉर्न ऑफ प्लेंटी, मतलब अपने सारे अच्छे गुण और गिफ्ट्स, एक ओल्ड बेलोज फुल ऑफ एंग्री विंड के लिए एक्सचेंज कर लिया। यानी उसने सब कुछ गुस्से से भरी खोखली बेमतलब की बहस के लिए बर्बाद कर दिया। तो सवाल उठता है कि इस नफरत का, इन ओपिनियंस के झगड़े का, इस पूरे कियोस का इलाज क्या है? कविता के 5वें हिस्से में येट्स इसका सल्यूशन देते हैं, और उनका सल्यूशन है ट्रेडिशन, यानी परंपरा। येट्स का मानना है कि जब मन से सारी नफरत निकल जाती है तो सोल अपनी रैडिकल इनोसेंस, यानी अपनी मूल मासूमियत को दोबारा हासिल कर लेती है। अब ये एक ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग है जहां इंसान पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। वो अपनी खुशी के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं करता, वो खुद को ही शांत करता है। और जब इंसान इस स्टेज पर पहुंच जाता है तो फिर बाहर कुछ भी होता रहे, चाहे हर चेहरा उस पर गुस्सा करे, हर तरफ से तूफान आए, वो इंसान हमेशा खुश रह सकता है। और कविता के इस आखिरी स्टैंजा में येट्स अपनी सारी विशेस को, सारे आइडियाज़ को एक साथ बांध देते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे घर में हो जहां कस्टम और सेरेमनी को माना जाता हो, यानी रीति रिवाज और परंपरा की इज्जत हो। क्योंकि उनके लिए एरोगेंस और हेट्रेड, यानी घमंड और नफरत, ऐसी चीज़ें हैं जो सड़कों पर बिकती हैं, आम चीज़ें हैं। लेकिन जो असली इनोसेंस और ब्यूटी है वो तो कस्टम और सेरेमनी से ही पैदा होती है। और अब देखिए येट्स कितने ब्रिलियंट तरीके से सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि सेरेमनी तो उसी रिच हॉर्न या हॉर्न ऑफ प्लेंटी का दूसरा नाम है जो अबंडेंस और नोबिलिटी लाती है, और कस्टम यानी परंपरा उसी फैले हुए लॉरल ट्री की तरह है जो स्टेबिलिटी और रूट्स देती है, स्थिरता देती है। यानी जो सारी चीजें वो शुरू से अपनी बेटी के लिए चाहते थे, उन सब का सोल्यूशन उन्हें ट्रेडिशन यानी कस्टम और सेरेमनी में मिलता है। तो आखिर में इस पूरी कविता से हम क्या सीखते हैं? ये सिर्फ एक फादर की प्रेयर नहीं है दोस्तों, ये एक तरह का मैनिफेस्टो है, एक ब्लूप्रिंट है इस बात का कि एक तूफानी और क्योटिक दुनिया में पीस और बैलेंस के साथ कैसे जिया जा सकता है। और मैं आप सबको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ कि आज की इस दुनिया में जहाँ हर तरफ इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, जहाँ सोशल मीडिया स्टॉर्म्स चलते रहते हैं, येट्स की इस प्रेयर से एक शांत और रूटेड सोल के लिए हम अपने लिए क्या लेसन ले सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर सोचिए। चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई रियली होप कि इस एनालिसिस ने आपको W.B. येट्स की इस गहरी और खूबसूरत कविता को बेहतर ढंग से समझने में हेल्प की होगी। अगर आपको ऐसे ही और डिटेल्ड लिटरेरी एनालिसिस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में।